कुछ साल पहले जो भारत में नारे लगे थे आजादी के, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में फिलिस्तीन के समर्थन में लगे हैं। जी हाँ साथियों, ये एक बहुत बड़ी एक घटना हुई है, डेवलपमेंट ये हो रहा है। और इसके साथ एक और बात है कि अडानी ने फिर से ड्रोन भेजना शुरू कर दिए हैं इजराइल। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इन दोनों मुद्दों पे चर्चा करेंगे, ये हम इसके बाद, लेकिन जो डेली राउंडअप है उस पर पहले बात कर लें। जिन अबू शुजा की बात हुई थी कि वो मारे गए, तुलकरेम के जो 72 घंटे की लड़ाई हुई, ऐतिहासिक लड़ाई जिसमें फिलिस्तीन ने अपनी जीत दर्ज कराई, 19 फिलिस्तीनी मारे गए, 22 आईडीएफ के और बॉर्डर सिक्योरिटी जो इजराइल की है उसके लोग या तो मारे गए हैं या घायल हैं, और उसके बारे में इजराइल छुपा रही है। लेकिन अबू शुजा जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो मार दिए गए हैं, वो जिंदा हैं और उन्होंने खुल के आके मीडिया को इंटरव्यू दिया, और वो इंटरव्यू मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। इसके बाद हम लोग जो घटनाएं आज सुबह से हो रही हैं उसके बारे में बात करेंगे। उस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि इजराइल के लिए आपके पास क्या संदेश है, तो उन्होंने कहा हमारा संदेश यह है कि हमने इजराइल को चुनौती दी है और यहां हम अभी भी जीवित हैं। हम शहीदों के रास्ते पर चल रहे हैं, चाहे वे हम में से कितने ही लोगों को मार दें, ये स्थिति खत्म नहीं होगी। हम जीत तक शहीदों की राह पे हैं। ये देखिए एक बहुत की उन्होंने जितने भी कि ये जो प्रतिरोध बोल रहा है, ये जो इजराइल बोल रहा है ये झूठ है। हम एक मजबूती से यहां पर टिके हुए हैं और हम जीत तक यहां पर टिके रहेंगे। दूसरी बात जो उनसे पूछी गई कि शिविर में क्या हुआ, कि एक्चुअली जो 72 घंटे लड़ाई चली तो शिविर में क्या हुआ, तो उन्होंने कहा हुआ ये कि आईडीएफ ने शिविर पर आक्रमण कर दिया। ये शिविर ये नूर शम्स शिविर है। तुलकरेम जो है वो वेस्ट बैंक में जगह है, वहां पर कई और 3-4 और शिविर है। नूर शम्स सबसे बड़ा शिविर, बहुत बड़ा, तो उसके बारे में बात हुई क्योंकि वहीं पर लड़ाई 72 घंटा हुई थी। तो उन्होंने कहा हुआ ये कि आईडीएफ ने शिविर पर आक्रमण कर दिया और यह आक्रमण 70 से 72 घंटे तक चला। ये सच है कि अल्लाह ने हम में से शहीदों को चुना, मतलब फिलिस्तीनी भी मारे गए, लेकिन अल्लाह की स्तुति करो, हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। ये अबू शुजा कह रहे हैं। इजराइल के सैनिक मारे गए और घायल हुए, लेकिन इजराइल इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। देखिए अब अबू शुजा की बात है, ये मेरी बात नहीं। इजराइल उसे स्वीकार नहीं कर रहा है। हम इजराइल की संस्थाओं को चुनौती देते हैं कि वे स्वीकार करें, और उन्होंने नाम बताए जहां जहां इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं, वो स्वीकार करें कि अल इयादा पड़ोस और अल मनशिया पड़ोस और उसके साथ साथ जो अन्य क्षेत्र हैं उसी के आसपास, यानी अल यादा पड़ोस, अल यादा अल मनशिया नूर शम्स के हिस्से हैं। तो उन्होंने कहा इन 2 जगहों पर खास तौर पे इजरायली मारे गए, वहां पर क्या हुआ, और अन्य क्षेत्रों के बारे में भी बताएं वहां पर क्या हुआ, यानी इजरायली मारे गए। उसके बाद उनसे पूछा गया कि अबू शुजा, आप वेस्ट बैंक के सभी सेनानियों के लिए एक प्रतीक बन गए, बहादुरी का प्रतीक बन गए, आप उनको क्या संदेश देते हैं? तो अबू शुजा ने कहा कि मैं वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और प्रवासी पैलेस्टीनियंस से कहता हूं कि हम आपको निराश नहीं करेंगे, हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। हम सभी मानियों से भी आशा करते हैं, यानी उन लोगों से भी आशा करते हैं कि वो हमें निराश नहीं करेंगे और हमारे शहीदों के रास्ते पर चलते रहेंगे। मतलब पूरा जो पैलेस्टीन अथॉरिटी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ये जो महमूद अब्बास है जो गद्दारी पे उतर आया है, इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे और वो हमारे साथ रहेंगे। हम वेस्ट बैंक और उसके शिविरों के सभी क्षेत्रों को धन्यवाद देते हैं। और अब देखिए क्या हुआ, इस लड़ाई में अगल बगल के भी शिविर के लोग आए, और जेनिन शिविर, बलाटा शिविर, फरा, दिशे, बेथलेहम, इन सारे शिविरों के लड़ाकों को हम धन्यवाद देते हैं जो हमारी मदद के लिए आए। तो मैंने जैसे आपको बताया था, वो देखिए कंफर्म बात हुई कि जो तुलकरेम में जो इजरायली फौज ने उनको घेरा था, उसके बाहर से एक घेरा बाकी एरिया से, जेनिन से, बलाटा जो कि नाब्लस में है, मेरे ख्याल से जेरूसलम के पास, इन सारी जगहों से जो फाइटर्स आए और उन्होंने एक जॉइंट ऑपरेशन किया और उन्होंने बाहर से इजरायली फौजों को रोके रखा। तो ये देखिए एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। और उसके बाद जो देखिए आज सुबह से हुआ कि एक और, क्योंकि विद्रोह का कॉल दिया तुलकरेम की लड़ाई के बाद, तो अल कुद्स में, यानी जहां अल कुद्स यानी जेरूसलम में एक रन ओवर ऑपरेशन
एक रन ओवर ऑपरेशन किया, एक फिलिस्तीनी युवा ने इन्होंने अपनी कार इजरायली के ऊपर से चला दी और उसके परिणाम स्वरूप 2 सेटलर्स घायल हो गए और एक की हालत अत्यंत गंभीर है। उसके बाद जेनिन के दक्षिण में सिलाट अल दहर शहर में पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस और आईडीएफ के बीच तीव्र झड़पें हुई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार आईडीएफ रैंक में कम से कम एक के हताहत होने की सूचना है। एक इजरायली सोल्जर यहां पर अल दहर जो शहर है जेनिन में, यहां पर मारा गया। उसके बाद क्या हुआ कि बलाटा कैंप नाब्लस से पूरा एक वीडियो आया। बलाटा कैंप नाब्लस में आईडीएफ और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के बीच चल रही झड़पों के दौरान एक आईडीएफ सैनिक घायल हो गया। उसका बाकायदा आया है, उसका वीडियो भी आया। तो अगर कल को इसकी मौत हो जाती है तो यह इजराइल डिनाई नहीं कर सकता है। उसके बाद देखिए बलाटा नाब्लस, फिर से बलाटा में फिलिस्तीनी प्रतिरोध और आईडीएफ के बीच तीव्र संघर्ष के अतिरिक्त फुटेज आए, जिस फुटेज में एक बुलडोजर को कैसे फिलिस्तीनी लड़ाकों ने उड़ाया वो पूरी साफ तौर पे वो देखा जा सकता है। उसके बाद देखिए कि जो एक और खबर आई कि जो इराक और सीरिया पे कल एयर स्ट्राइक्स हुई थी, यूएस ने की थी, यूएस और इजराइल ने। आज काउंटर एयर स्ट्राइक हुई है। इराक ने फिर से, काफी दिनों बाद इराक ने फिर से एयरबेस जो यूएस का है, अल उमार ऑयल फील्ड देर जोर ईस्टर्न सीरिया में, यहां पर उन्होंने बमबारी की इराकी रेजिस्टेंस ने फिलिस्तीन के समर्थन में। उसके बाद देखिए फिर वही बात, मतलब कि ये 1 घंटे में दूसरा हमला था इराकी रेजिस्टेंस का। उसके बाद देखिए फिर अल कुद्स, जेरूसलम में देखिए इस तरह से घटनाएं होती नहीं थी, ये पहली बार हो रहा है। जेरूसलम अल कुद्स में एक और रन ओवर ऑपरेशन हुआ और इस रन ओवर ऑपरेशन में एक फिलिस्तीनी ने एक कुल्हाड़ी से एक सेटलर के ऊपर हमला किया और सेटलर घायल है। वो कभी भी, मतलब काफी गंभीर स्थिति में है और जिसने हमला किया उसके हाथ में केवल कुल्हाड़ी थी। आसपास आईडीएफ के सैनिक थे, लेकिन वो निकल गया। ये देखिए ये एक नई डेवलपमेंट हो रही। पहले इस तरह से आमतौर में फिलिस्तीनियों की शहादत हो जाती थी, लेकिन अब वो प्लान तरह से कर रहे हैं और बच भी रहे हैं। और जैसे यहां पर वो कुल्हाड़ी लेके निकल गया, उसके पास गन भी नहीं थी। और फिर ये खबर देखिए आती है कि जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इस तरीके का एक प्रदर्शन हुआ, जहां पर एक भारतीय छात्रा देखी जा सकती है वीडियो में। वो नारे लगा रही है और उन नारों में सीधे सीधे कोई किसी और से आजादी की बात नहीं, सीधे फिलिस्तीन की आजादी की बात। कोलंबिया परिसर है, डफली बज रही है जैसे जेएनयू में बजी थी 2016 में जब आजादी के नारे लगाए गए थे। वो भी, उसमें कहीं से भी कश्मीर की आजादी की बात नहीं हुई थी या टुकड़े टुकड़े देश को करने की बात नहीं हुई थी। वो सब झूठी। वो अगर होती तो कन्हैया कुमार आज इलेक्शन लड़ रहे हैं कांग्रेस से, शैला राशिद भी कोई प्रोफेसर हो गई हैं वहां पर श्रीनगर यूनिवर्सिटी में, तो वो तो जेल में होती ना। तो इसलिए ये तो कोई भी चीज दिल्ली पुलिस प्रूव नहीं कर पाई। लेकिन वो लोग एक जनरल कह रहे थे कि नाइंसाफी से आजादी और फांसीवाद से आजादी, इस तरीके की जो बीजेपी की सांप्रदायिकता है उससे आजादी। यहां पर देखिए उसी तर्ज पे 2016 के तर्ज पे यहां पर भी नारे लग रहे हैं और यहां पर जो नारे लग रहे हैं वो सीधे सीधे मांग कर रहे हैं कि फिलिस्तीन को आजादी चाहिए और किससे आजादी चाहिए। अरे हम क्या चाहते हैं? आजादी। अरे हम क्या चाहते हैं? आजादी। पैलेस्टाइन की आजादी। अरे पैलेस्टाइन की आजादी। अरे छीन के लेंगे आजादी। अरे छीन के लेंगे आजादी। है हक हमारा आजादी। है हक हमारा आजादी। छीन के बोल लो आजादी। सुन ले आजादी। अरे मोदी सुन ले आजादी। कोलंबिया बोल ले आजादी। कर्नल भी बोल ले आजादी। एनवायू बोल ले आजादी। एनवाईपीडी से आजादी। छीन के लेंगे आजादी। तो ये आपने देखा कि इस तरीके से एक डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि एक और खबर आती है कि अडानी की जो हैदराबाद
जो फैक्ट्री है उसने कुछ और ड्रोन्स इजराइल को भेजे हैं, जबकि इसके बारे में भारत सरकार ने कहा था कि हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन एक इंटरनल प्रेशर अडानी पे था कि वो इस तरह से खुलेआम ड्रोन्स ना भेजे। अब न्यू इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर छपी है, 4 दिन पहले, शायद 4 दिन पहले की खबर है, लेकिन अगर आप उसके लिंक पे जाइए तो उसमें यह आता है नॉट 404 नॉट फाउंड, वो पूरा आर्टिकल ही गायब कर दिया गया। तो ये जो सारी देखिए चीजें हैं जो धीरे धीरे हो रही हैं, ये क्या दर्शाती है। और इसमें मैं आपको एक और बात बताऊं कि इस्माइल हानिया जो हमास के लीडर हैं, वो टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगन से मिले। टर्की के बारे में बहुत बीच में आया कि वो इजराइल को हथियार दे रहा है या इजराइल को अभी भी इजराइल के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन तुर्की ने जस्टिफिकेशन दिया कि उसमें कोई भी हथियार शामिल नहीं, वो नॉर्मल ट्रेड है। उसके साथ ही पैरेलल अर्दोगन ने भी ये हमेशा हमास का समर्थन किया। मतलब अर्दोगन उन लोगों में से नहीं है जो कह रहे हैं गाजा में गलत हो रहा है लेकिन हमास का समर्थन नहीं कर रहे। ऐसे बहुत लोग हैं ना जो कह रहे हैं गाजा में गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए, लेकिन हमास का खुल के समर्थन नहीं कर रहा है। तो लेकिन अर्दोगन ने शुरू में भी हमास का समर्थन किया था और आज उन्होंने इस्माइल हानिये को बाकायदा टर्की बुलाया और उन्होंने उनसे बातचीत की और उसके बाद जो स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि हम फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस को हर तरह की मदद करेंगे। मतलब हर तरह का मतलब आप समझ सकते हैं। और ये कोई नई अंडरस्टैंडिंग बनी है, ये कोई नई अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल फ्रेश ये बनी है। और मैं आपको बता दूं कि टर्की और अरब्स का एक पुराना एक रंजिश रही है, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर जब टूटा था तो उस समय अरब रिवोल्ट, यही अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ने मिलकर अरब रिवोल्ट कराया था। अरब्स को प्रॉमिस किया था एक उनका इंडिपेंडेंट होमलैंड, वो उनको मिला नहीं, लेकिन ऑटोमन एम्पायर टूट गया। तो वो एक रंजिश है, लेकिन वो सारी चीजें इतिहास की हो गई। आज की जो नई लड़ाई फिलिस्तीन की है 21वीं सदी की, इसने सबको मिला दिया है। और अर्दोगन ने, देखिए ये बात जो उन्होंने कही है उसमें एक चीज और मैं आपको बताऊं, कतार ने इधर जो एक लगातार नेगोशिएशंस जो कतार में चल रहे हैं, उनको कतार ने एक स्टेटमेंट कतार से आया कि भाई ये जो नेगोशिएशंस हैं इसमें कहीं ना कहीं हमको अक्यूज किया जा रहा है कि हम हमास के प्रति सॉफ्ट हैं, हम ये हैं, इस तरह से इजरायली प्रेस में आया। तो कतार ने कहा कि ठीक है, तो हम अपने यहाँ नेगोशिएशंस ही नहीं रखेंगे। और जो हमास के ऑफिसर्स हैं वहां पर, उन पे कुछ नहीं कहा, लेकिन बात वही थी कि भाई हमास के जो ऑफिसर्स वगैरह कतार में हैं वहां से हटाए जाए। तो मेरे ख्याल से ये टर्की शिफ्ट हो सकते हैं। टर्की में बहुत बड़ी संभावना है और भी बहुत सारी संभावनाएं हैं कि अगर कतार किसी भी वजह से पीछे हटता है और उसके ऊपर बहुत प्रेशर है, ये बात सही है, और कतार ने एक अच्छी भूमिका निभाई है, क्योंकि लगातार जब लड़ाई चली है तो नेगोशिएशंस को जारी रखना, सब कुछ ये कतार ने किया है। लेकिन आज की बदली हुई परिस्थिति में जब अमेरिका इजराइल हार रहे हैं और जैसे जैसे हार रहे हैं वैसे हमलावर और हो रहे हैं, और कल $26 बिलियन का एक पूरा एड पैकेज अमेरिका ने अनाउंस किया और ये सारी चीजें हो रही। तो वैसी स्थिति में टर्की जो सीधे तौर पे नेटो से जुड़ा है, वो भी हमास को होस्ट कर सकता है। और टर्की के बारे में आपको एक चीज बता दें कि इसमें मत रहिएगा कि वो वेस्टर्न नेशंस के साथ है, अगर वो नेटो में है भी। तो टर्की का जो एक एक्सेस बन रहा है ईरान, रशिया और चाइना का, टर्की भी इसका एक चौथा खंबा बनने जा रहा है। ये अब ये केवल एक त्रिकोणीय एक्सेस नहीं रह जाएगा, इसमें टर्की भी शामिल होने जा रहा है। बहुत सारी चीजें ब्रिक्स में भी, क्योंकि ब्रिक्स को देखिए चाइना डोमिनेट करता है, रशिया डोमिनेट करते हैं और इंडिया भी है उसमें। तो ब्रिक्स में भी टर्की का आना लगभग तय है। ये एक प्रक्रिया लग सकती है 6 महीने 8 महीने की, लेकिन वो तय है। तो ये जो देखिए पूरी परिस्थितियां हैं, ये जिस तरीके से प्ले आउट कर रही हैं, उसमें एक और बात साफ हो जाती है कि वेस्ट बैंक में और बाकी सारी जगह जो मिलिट्री एज है वो फिलिस्तीनियों के हाथ में है, पॉलिटिकल जो एज है वो भी फिलिस्तीनियों के हाथ में है, क्योंकि उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट से, जो अमेरिका चाह रहा था टर्की किसी भी हालत में समर्थन में ना उतरे फिलिस्तीन के या हमास के इस तरह के खुले समर्थन में ना उतरे, उसको उन्होंने धता बताते हुए वहां पर
अब जैसे जैसे हार रहे हैं वैसे हमलावर और हो रहे हैं। और कल $26 बिलियन का एक पूरा एड पैकेज अमेरिका ने अनाउंस किया और ये सारी चीज़ें हो रही। तो वैसी स्थिति में टर्की जो सीधे तौर पे नाटो से जुड़ा है, नेटो से जुड़ा है, वो भी हमास को होस्ट कर सकता है। और टर्की के बारे में आपको एक चीज़ बता दें कि इसमें मत रहिएगा कि वो वेस्टर्न नेशंस के साथ है, अगर वो नेटो में है भी तो। टर्की का जो एक एक्सेस बन रहा है ईरान, रशिया और चाइना का, टर्की भी इसका एक चौथा खंबा बनने जा रहा है। ये अब ये केवल एक त्रिकोणीय एक्सेस नहीं रह जाएगा, इसमें टर्की भी शामिल होने जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें ब्रिक्स में भी, क्योंकि ब्रिक्स को देखिए चाइना डोमिनेट करता है, रशिया डोमिनेट करते हैं और इंडिया भी है उसमें। तो ब्रिक्स में भी टर्की का आना लगभग तय है। ये एक प्रक्रिया लग सकती है 6 महीने 8 महीने की, लेकिन वो तय है। तो ये जो देखिए पूरी परिस्थितियां हैं, ये जिस तरीके से प्ले आउट कर रही हैं, उसमें एक और बात साफ हो जाती है कि वेस्ट बैंक में और बाकी सारी जगह जो मिलिट्री एज है वो फिलिस्तीनियों के हाथ में है। पॉलिटिकल जो एज है वो भी फिलिस्तीनियों के हाथ में है, क्योंकि उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट से जो अमेरिका चाह रहा था टर्की किसी भी हालत में समर्थन में ना उतरे फिलिस्तीन के या हमास के इस तरह के खुले समर्थन में ना उतरे, उसको उन्होंने धता बताते हुए वहां पर अपने झंडे गाड़ दिए। फिर शाम को हम फिर आएंगे आपके सामने और न्यूज़ लेके। तब तक के लिए धन्यवाद साथी, बहुत बहुत धन्यवाद।